बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में लेक्चर नंबर 2 है। तो सबसे पहले हमने इसमें देखना है कि हमारे पास थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो उसके बाद थ्रेट्स जो है बेसिकली हमारे पास थ्रेट्स, रिस्क एंड वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं ये साइबर सिक्योरिटी की टर्म्स हैं तीनों। तो जब हम थ्रेट्स की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास कोई अगर बाहर से कोई अटैकर हमारे सिस्टम को अटैक करना चाहता है तो हम क्या कहेंगे कि हमारे सिस्टम को थ्रेट्स हैं। लेकिन अगर हमारे सिस्टम की अपनी अंदरूनी या इंटरनल वीकनेसेस या कोई गैप्स की वजह से अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई वीकनेसेस या गैप्स होंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो वल्नरेबल है। यानी कि अगर हम कोई एक्सटर्नल जो है वो एंटिटीज़ की बात करेंगे जो हमारे सिस्टम जिनकी वजह से हमारे सिस्टम को ख़तरा होगा या डाटा को या उसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं तो हम क्या कहेंगे कि थ्रेट्स हैं। और अगर हम इंटरनल वीकनेसेस या गैप्स की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा सिस्टम जो है वो वल्नरेबल है, यानी इसको हमारे सिस्टम को अंदरूनी ख़तरात लाक हैं। तो थ्रेट्स हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फ़िज़िकल थ्रेट्स हैं, इक्विपमेंट थ्रेट्स हैं और ह्यूमन थ्रेट्स हैं। तो फ़िज़िकल थ्रेट्स जैसे फायर यानी आग लगने की वजह से अगर हमारा जो स्टोरेज है, सिस्टम स्टोरेज है, तो वो आग लगने की वजह से जो है वो डैमेज हो सकता है, या फ्लड आने की वजह से, या बिल्डिंग और पावर फेलियर की वजह से। तो इस तरह के थ्रेट्स को जो है हम फ़िज़िकल थ्रेट्स कहते हैं। दूसरा है इक्विपमेंट थ्रेट्स, यानी कि हमारे सीपीयू में जो है वो या नेटवर्क में या स्टोरेज फेलियर हो सकता है या नेटवर्क में कोई इशू आ सकता है। उसके बाद है ह्यूमन थ्रेट्स, यानी कि हमारा जो ह्यूमन एरर्स होते हैं जो सिस्टम को डेवलप करते हैं, अगर उनकी वजह से कोई सिस्टम को थ्रेट होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, ह्यूमन थ्रेट कहेंगे। तो थ्रेट्स में बी ग्रुप्ड इनटू 3 मेन कैटेगरीज रिजल्टिंग फ्राम अ वैरायटी ऑफ एक्सीडेंटल और डेलिब्रेट। यानी कि या तो वो मतलब एक्सीडेंटली हमारे सिस्टम को कोई थ्रेट्स हो सकते हैं, या हमारी अपनी मतलब हम खुद जो है वो केयरफुली एक्ट्स की वजह से जो है वो हमारा सिस्टम जो है वो हमारे सिस्टम को थ्रेट्स हो सकते हैं। एक्ट्स अगेंस्ट विच सिस्टम मस्ट बी प्रोटेक्टेड, यानी कि इन थ्रेट्स के अगेंस्ट जो है हमारा सिस्टम वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। फिज़िकल थ्रेट्स जिस तरह मैंने पहले बात की है कि फायर की आग लगने की वजह से या फ्लड या पावर फेलियर की वजह से हमारे सिस्टम के अंदर जो डाटा है वो लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इक्विपमेंट थ्रेट्स हो सकते हैं सीपीयू, नेटवर्क या स्टोरेज फेलियर की वजह से। ह्यूमन थ्रेट्स डिज़ाइन और ऑपरेटर एरर्स की वजह से, मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। अगर कोई हमारा यानी कि मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा बंदा जो काम करता है और उसके पास रिसोर्सेज को एक्सेस करने की अथॉरिटी है, लेकिन वो क्या करता है कि किसी दूसरे के सिस्टम को जो है वो सिस्टम में से फाइल्स को अपडेट करता है या उसमें से फाइल्स को जो है वो यूज़ करता है, या वो उसको यूज़ करता है या फिर क्या करता है, डैमेज करता है। तो वल्नरेबिलिटीज़ हमारे पास 5 किस्म की होती हैं। इन्वायरमेंटल या इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटीज़, या हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़, कम्युनिकेशन या पर्सनल वल्नरेबिलिटीज़। तो इन्वायरमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटीज़ ये है कि लैक ऑफ फिज़िकल प्रोटेक्शन ऑफ द बिल्डिंग, डोर्स एंड विंडोज़ कुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय द थेफ्ट, यानी कि फ़िज़िकल प्रोटेक्शन जो है वो कम हो सकती है बिल्डिंग्स को या डोर्स को या विंडोज़ को। तो जो हमारा जो अटैकर होता है या जो हमारा एक्सटर्नल जिसके पास अथॉरिटी नहीं होती, वो क्या कर सकता है, डाटा को जो है वो थेफ्ट कर सकता है, चुरा सकता है। उसके बाद है इनएडुकेट एक्सेस कंट्रोल टू रूम्स, यानी कि जिन रूम्स के अंदर जो है वो हमारा कंट्रोल नहीं है, हम जो है उनको सही तरीके से या अप्रोप्रिएटली कंट्रोल नहीं कर रहे, तो हमारा जो एक्सटर्नल यूज़र है या जो ऐसा बंदा है जिसके पास जो ऑथराइज्ड नहीं है, वो अनऑथराइज्ड वे से हमारे डाटा या हमारी फाइल्स को जो है वो एक्सेस कर सकता है। अनस्टेबल पावर ग्रिड कुड रिज़ल्ट इन पावर फेलियर, यानी कि पावर फेलियर की वजह से
जो है वो डाटा का लॉस हो सकता है। उसके बाद है हार्डवेयर वल्नरेबिलिटीज़, यानी कि हार्डवेयर की वजह से हमारे सिस्टम को जो है वो वीकनेसेस हो सकती हैं, या हमारा सिस्टम जो है सिस्टम में से डाटा लॉस हो सकता है या मिसयूज हो सकता है। सस्टेबिलिटी वीकनेस टू टेम्परेचर वेरिएशन, यानी कि टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जिस तरह से हमारी तारें होती हैं वो गर्म हो सकती हैं, उसकी वजह से जो है हमारे सिस्टम के अंदर जो डाटा है वो लॉस हो सकता है उसका। कुड बी कॉज्ड बाई ओवर हीटिंग, यानी कि ओवर हीटिंग की वजह से। इनसफिशिएंट मेंटेनेंस ऑफ स्टोरेज मीडिया, यानी कि हमारा स्टोरेज मीडिया जो है वो इनसफिशिएंट हो सकता है। could result in media failure, lack of efficient configuration change control could be exploited by operational staff। तो उसके बाद है सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़, कॉम्प्लिकेटेड यूज़र इंटरफेस could result in यूज़र एरर्स, यानी कि यूज़र जो है वो उसको यूज़ सिस्टम को यूज़ करने का ट्रेंड नहीं है, तो उसकी वजह से भी एरर्स आ सकती हैं और हमारा डाटा या हमारी फाइल्स या हमारे प्रोग्राम जो हैं वो लॉस हो सकते हैं। लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन, यानी कि हमारे जो सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनमें एक ये है कि हमारा जो यानी कि उसके जो यूज़र है उसको सही तरीके से वो ऑथराइज नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, मिसयूज़ करने की कोशिश करता है। उसके बाद है कम्युनिकेशन वल्नरेबिलिटीज़, अनप्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन लाइंस कुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय ड्रॉपिंग, अनप्रोटेक्टेड सेंसिटिव ट्रैफिक, अनप्रोटेक्टेड पब्लिक नेटवर्क कनेक्शंस। तो ये हमारे पास वल्नरेबिलिटीज़ की टाइप्स हैं। और दूसरा है 5वें नंबर पे पर्सनल वल्नरेबिलिटीज़, यानी कि हमारी अपनी वजह से हमारे सिस्टम को जो है वो कोई ख़तरात लाक हो सकते हैं या उसके अंदर वीकनेसेस हो सकती हैं। अनसुपरवाइज्ड वर्क बाय आउटसाइड स्टाफ, यानी कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा बंदा काम करता है जिसके पास जो है वो अथॉरिटी है सिस्टम को या डाटा को यूज़ करने की, तो हम अगर सही तरीके से उसकी सुपरविजन नहीं करेंगे, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वो क्या कर सकता है, हमारी इंटरनल या सेंसिटिव या प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको चुरा सकता है और आगे जो हमारे हरीफ हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन के हरीफ हैं जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता है, तो वो उनको दे सकता है। तो इसकी वजह से भी जो है वो एक ख़तरा हो सकता है। इनसफिशिएंट सिक्योरिटी ट्रेनिंग, यानी कि हमारे जो सिस्टम यूज़र होते हैं उनको हम उनकी सिक्योरिटी के लिहाज से जो है वो इनसफिशिएंट यानी कि ट्रेनिंग नहीं करते, तो उसकी वजह से भी इश्यूज आ सकते हैं। तो ये हमारे पास वल्नरेबिलिटीज़ की टाइप्स हैं 5। इन्वायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटीज़, हार्डवेयर वल्नरेबिलिटीज़, सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन और पर्सनल वल्नरेबिलिटीज़। तो ये जो हैं हमारे पास एक फ़िगर है जो इसको रिप्रेजेंट। नेक्स्ट स्लाइड में एक फ़िगर है जो कंप्यूटर CERTCC कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने जो है वो प्रपोज़ की है। तो ये हमारी वल्नरेबिलिटीज़ की यहाँ से 2000 से लेकर 2007 तक जो है वो उसकी बता रहा है रेंज के, यहाँ तक जो है वो मैक्सिमम वल्नरेबिलिटीज़ की रेंज है। तो उसके बाद है कैटेगरीज ऑफ सिस्टम अब्यूज़र, यानी कि हमारे पास किस तरह से कितने टाइप्स के सिस्टम अब्यूज़र्स हो सकते हैं। तो एक तो एक्सटर्नल पेनिट्रेटर्स है, मिस फेजर्स है, और उसके बाद है इंटरनल पेनिट्रेटर्स। तो एक्सटर्नल पेनिट्रेटर मीन यानी कि ऐसा बंदा आउटसाइडर जो जिसके पास हमारे सिस्टम को यूज़ करने की अथॉरिटी नहीं है, तो वो अनऑफिशियल वे या अनऑथराइज्ड वे से हमारे सिस्टम के अंदर से पासवर्ड की जो फ़ाइल है या हमारे सिस्टम के अंदर जो पर्सनल या सेंसिटिव या प्राइवेट डाटा सेव है, तो वो उसको क्या करता है, गेन करने की या जो है वो अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है। दूसरा है मिस फेजर्स, यानी कि ऐसा बंदा जिसके पास अथॉरिटी है सिस्टम को यूज़ करने की, लेकिन वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होते हुए वो क्या करता है, किसी अपने कुलीग का जो है वो अनऑथराइज्ड वे से जिस डाटा को उसके यूज़ करने की उसके पास अथॉरिटी नहीं है, वो उस डाटा को जो है वो
यूज़ करने की या उसको अल्टर करने की, चेंज करने की या मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। तो ये हमारे पास कैटेगरीज हैं सिस्टम अब्यूज़र की। आउटसाइडर्स अटेम्प्टिंग टू गेन और गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम, यानी कि आउटसाइडर जिसके पास सिस्टम को यूज़ करने की कोई अथॉरिटी नहीं है, वो अनऑथराइज्ड है, लेकिन वो क्या करता है, हैक करके हमारे सिस्टम के अंदर जो पासवर्ड की फ़ाइल है या हमारे सिस्टम के अंदर जो डाटा है, फाइल्स हैं, वो उनको डाउनलोड करने की कोशिश करता है। मिसफेजर्स यानी कि ऐसा यूज़र जो है तो इंटरनल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन वो किसी अपने ऐसे कुलीग का जो है डाटा इस्तेमाल करता है, उसको मिसयूज़ करता है, जिसकी उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। तो इंटरनल पेनिट्रेटर्स ये भी ऑथराइज्ड होता है, authorized users of the system who access data resources or program to which they are not entitled, यानी कि ये होता इंटरनल है, इंटरनल पेनिट्रेटर्स, या ये उस ऑर्गेनाइजेशन के उस टाइप के डाटा को यूज़ करता है जिसकी उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, जिसकी उसके पास कोई परमिशन नहीं होती उस डाटा को यूज़ करने की। तो इसकी सब कैटेगरीज हैं दो, ये कैलेंडस्टाइन यूज़र्स, मेस्क्वाडर्स, यूज़र्स हु ऑपरेट अंडर द आइडेंटिटी ऑफ एन अदर यूज़र, यानी कि कोई ऐसा यूज़र जो किसी का पासवर्ड जो है वो चुरा लेता है, किसी अपने कुलीग का पासवर्ड चुरा के वो उसकी आइडेंटिटी से जो है वो उसके पीसी से फाइल्स को जो है वो अल्टर करता है, उसके डाटा को ड्यूरिंग हिज एब्सेंट, यानी कि जब उसका कुलीग जो है वो एब्सेंट होता है तो वो उसकी आइडेंटिटी से जो है वो लॉगिन हो जाता है और उसके डाटा को मिसयूज़ करता है। यूज़र्स हु इवेड एक्सेस कंट्रोल एंड ऑडिटिंग समवन डिसेबलिंग सिक्योरिटी फीचर्स एंड ऑडिटिंग, यानी कि या वो उसके सिक्योरिटी फीचर्स को या जो है वो चेंज करता है या डिसेबल करता है। उसके बाद है इम्पैक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस, यानी कि जब सिक्योरिटी को हम ब्रीच करेंगे, कोई भी एक्सटर्नल जो है वो सिक्योरिटी को ब्रीच करेगा तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे और कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो सिक्योरिटी ब्रीच करने से जो है 4 टाइप्स के फैक्टर्स जो हैं वो क्रिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। डिस्क्लोजर यानी लीकेज ऑफ डाटा, दिस मोस्ट क्लोजली रिलेट्स टू दी ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन यानी कि हमने क्या करना है, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है हमने क्या करना है कि हमारा जो अनऑथराइज्ड यूज़र होता है, जिसको सिस्टम को यूज़ करने की अथॉरिटी नहीं होती, हमने क्या करना है, हमारा सिस्टम कैसा हो कि उस अनऑथराइज्ड यूज़र को प्रिवेंट करे, यानी कि सिस्टम को उस अनऑथराइज्ड यूज़र से यूज़ करने से उसको बचाए। तो डिस्क्लोजर हो सकती है, डिनायल ऑफ सर्विसेज हो सकती हैं, इन विच प्राइवेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज़ डिस्क्लोज्ड टू अ थर्ड पार्टी, यानी कि सिक्योरिटी ब्रीच होने से इसका जो एक इम्पैक्ट हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ जो है वो सिस्टम की वजह से अनऑथराइज्ड वे से जो है वो शेयर हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि डिनायल ऑफ सर्विसेज, यानी कि डिनायल हो सकती है, जो हमारा सिस्टम होता है वो सिक्योरिटी ब्रीचेस की वजह से, सिक्योरिटी लाइन को तोड़ने की वजह से जो हमारा सिस्टम होता है वो एक ऐसे बंदे को, ऐसे पर्सन को डाटा प्रोवाइड करने से इनकार कर देता है जो ऑथराइज्ड होता है, यानी जिसके पास अथॉरिटी होती है डाटा को यूज़ करने की, तो हमारा सिस्टम जो है वो डिनाई कर देता है उसको वो वाला डाटा प्रोवाइड करने से। द डिनाइल ऑफ एक्सेस टू डाटा और सिस्टम इज़ लिंक्ड टू कंसेप्ट ऑफ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन यानी कि अवेलेबिलिटी का कंसेप्ट ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो एक्यूरेट डाटा उसी टाइम पे जो है हमारे यूज़र को, जो ऑथराइज्ड यूज़र है वो उसको प्रोवाइड करे। लेकिन डिनायल ऑफ सर्विसेज में ये होता है कि हमारा जो सिस्टम होता है वो सिक्योरिटी ब्रीचेस की वजह से वो हमारे ऑथराइज्ड यूज़र को वो डाटा प्रोवाइड नहीं करता, इनकार कर देता है। उसके बाद है डिस्ट्रक्शन, यानी कि डैमेज हो सकता है हमारे डाटे में, हमारा डाटा जो है वो डैमेज हो सकता है सिक्योरिटी ब्रीचेस की वजह से। दिस इज़ आल्सो लिंक टू द इशू ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी कि जब डाटा जो है वो डैमेज हो जाएगा तो वो ऑथराइज्ड यूज़र को जो है वो अवेलेबल नहीं होगा ऑन दी एट द स्पॉट ऑफ द टाइम। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा विल लीड टू द सेम consequences एज डिनायल until the point at which the data is recovered. However, if the data is irrecoverable then this is likely to lead to greater problems, यानी कि अगर डाटा जो है वो
हम उसको अगर वो डैमेज हो गया है तो हम उसको अगर वो रिकवरेबल नहीं है तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना हो सकता है। मॉडिफिकेशन ऑफ द सिस्टम दैन डाटा, यानी कि सिक्योरिटी ब्रीचेस की वजह से जो है वो हमारे डाटा के अंदर या सिस्टम के अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन हो सकती है, अल्ट्रेशन हो सकती है, यानी कि अनऑथराइज्ड जो यूज़र है वो हमारे डाटा को जो है अनऑथराइज्ड वे से मॉडिफाई कर सकता है। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट इम्पैक्ट टू एवेल्यूएट एज इट रिलेट्स टू द इशू ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मीन यानी कि हमारा जो डाटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो जब सिक्योरिटी ब्रीचेज की वजह से अनऑथराइज्ड पर्सन या यूज़र जो है वो उसको डाटा को मॉडिफाई करेगा तो इंटेग्रिटी पे यानी कि डाटा की एक्यूरेशन पे जो है वो असर पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी ड्रॉबैक्स हैं सिक्योरिटी ब्रीचेज के। एम्बेरसमेंट यानी कि जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन किसी का पर्सनल डाटा जो है वो उसने स्टोर किया हुआ है, तो वो अगर उस पर्सन को जिसका डाटा है उस पर्सन के डाटे को उसके मुखालिफ एंटिटी या उसके मुखालिफ जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो उसको प्रोवाइड करती है तो उस कंपनी को जिसने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है तो उसको क्या हो सकती है, एम्बेरसमेंट हो सकती है, ब्रीच ऑफ कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी हो सकती है, या ब्रीच ऑफ पर्सनल प्राइवेसी हो सकती है, यानी कि उस बंदे की जिसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो पर्सनल प्राइवेसी उसकी लीक कर सकती है। और अगर पर्सनल प्राइवेसी लीक करने से या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक करने से उसको जो है वो लीगल लायबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि अगर वो बंदा जिसका डाटा है वो कोर्ट में भी जा सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डिसरप्शन टू एक्टिविटीज़, यानी कि अगर वो कोर्ट में चला गया तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो क्लोज़ करना पड़ सकता है, बंद करना पड़ सकता है। तो इस तरह से जो है उसको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उसने किसी का सेंसिटिव डाटा जो है वो किसी और एंटिटी या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो उसको लीक किया उसके पर्सनल डाटा को। तो थ्रेट टू पर्सनल सेफ्टी हो सकता है, यानी कि उस लीकेज की वजह से, डाटा की लीकेज की वजह से किसी की जो है वो पर्सनल सेफ्टी को भी थ्रेट हो सकता है। तो ये हमारे पास कुछ जो हैं सिक्योरिटी सर्विसेज हैं या गाइडलाइंस कह लें या सेफ गार्ड्स कह लें। तो सबसे पहले सिक्योरिटी पॉलिसी है जो कि डिटेल्ड डॉक्यूमेंट अवेलेबल टू ऑल स्टाफ, यानी कि जो भी किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में एज आ एम्प्लॉय जाता है तो उसको जो है एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट जो है वो दिया जाता है जिसके अंदर तमाम की तमाम सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हैं वो गाइडलाइंस लिखी होती हैं कि आपने जो है सिक्योरिटी गाइडलाइंस को फॉलो करना है ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेंसिटिव डाटा है उसको सिक्योर किया जा सके। A detailed document available to all staff, specific guidelines cover the definition of the policy and procedures for allocating responsibilities. Organization of information security और organization of information जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। और ये जो है गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि ऑथराइजेशन जो है वो प्रोसीजर क्या होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह से परचेज या सेल होंगे, access to corporate data by third parties and the measures required to prevent and detect unauthorized access। और unauthorized access को जो है रोकने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए जो है वो मेजर्स उसमें जो है वो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। उसके बाद है एसेट मैनेजमेंट रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स एंड डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एसेट इन्वेंट्री, यानी कि वो जो है एसेट का रिकॉर्ड को, एसेट्स के या रिसोर्सेज के रिकॉर्ड को जो है वो मेंटेन करता है, जिस तरह से हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और इंफॉर्मेशन है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर है, एक दो बच रहे हैं, इनको मेरे ख्याल में लेक्चर जो है वो थोड़ा लेंथी हो गया है, इनको बाद में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारी
हाँ, आज का लेक्चर है, काइंडली इसको देखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।